का स्वागत है आपके चैनल स्टार क्लासेस आरओसी में। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम जो कि आप लोग के लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं जो कि ये आपके ईपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। जो कि फिजिक्स है, फिजिक्स के हम पार्ट वन के लेसन 7 में जो कि प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट है, इसमें कि हम इस लेसन से कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके ईपी बोर्ड में ही बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पार्ट वन लेसन 7 दे दिया है। यहाँ पे हम इसमें से कुछ 5 या 10 ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपके ईपी बोर्ड में अत्यधिक ही मदद करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। वैसे वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल नहीं है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाटहीन धारा क्या होता है। वाटहीन धारा मतलब कि देखिए, इसको हम बताना किस तरह, इसको आप सिंपल रूप से याद कर सकते हैं। जिसमें इसका अगर आपको लिखना होगा फुल डेफिनेशन, अगर आपको फुल नंबर चाहिए तो आप देखेंगे कि ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिनमें ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिनमें यल या सी होता है उनका प्रतिरोध जीरो होता है। इसमें धारा बहती है परंतु जो कि आपका शक्ति नगण्य होती है, इसलिए इसे वाटहीन धारा कहते हैं। और इसमें धारा नियंत्रण और चोक कुंडली इसी के आधार पर कार्य करते हैं। तो चलिए इस आंसर को हम पहले लिख लेते हैं क्या है वो, ठीक है। तो पहले देखिए, इसको हम लिख रहे हैं आप लोग को। जैसा कि यहाँ पर आप लोग इसका डिफिनेशन देख रहे हो कि दिया है कि वाटहीन धारा। अब ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिनमें यल या सी होता है, यल या सी आपका होता है, उनका प्रतिरोध शून्य होता है। इसमें धारा तो बहती है परंतु शक्ति नगण्य होती है, इसलिए इसे वाटहीन धारा कहते हैं। मतलब इसको आप लोग याद करेंगे, ऐसे प्रत्यावर्ती धारा जिनमें आपका यल और सी होता है और उनका प्रतिरोध जीरो होता है, इसलिए इसे हम इसमें शक्ति बहती है परंतु इसमें धारा बहती है परंतु इसका शक्ति नगण्य होता है, इसलिए हम इसे वाटहीन धारा कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखेंगे कि इसका कुछ डिफरेंस होता है, वो होता है फार्मूला की पी बराबर भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये दे दिया है। अब इसमें हम रहे कि फाई बराबर 90 डिग्री, फाई बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा पी बराबर आपका 0। मतलब कि आपका ये वाटहीन धारा वाटहीन धारा आपका शून्य है, ठीक है। अगर इसमें दे दिया कि ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिनमें ये ऐसी होता है उनका प्रतिरोध शून्य होता है, इसे वाटहीन धारा कहते हैं। इस तरह लिखने चलेगा। अब चलते इसके एक ठोर क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आपको पूछ लिया कि ट्रांसफार्मर, ये इसी से क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लिख दे रहे हैं, आपको लिख कर सही रहेगा। तो देखिए, इसमें जो कि सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है वो है कि ट्रांसफार्मर। इसका आप पहले इंग्लिश देख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर का इंग्लिश होता है ट्रांसफार्मर। अब इसको लिखेंगे ऐसे, मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरणा के आधार पर कार्य करती है। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण के आधार पर कार्य करती है। अब आप सोचिए कि अन्योन्य प्रेरण होता क्या है, अन्योन्य प्रेरण होता क्या है। इसको हम जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि अन्योन्य प्रेरण क्या है होता है। सो पहले हम जान लेते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण के आधार पर कार्य करती है। अब देखिए, यहाँ पर ट्रांसफार्मर आपके दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, वाला होता है अपचायिक ट्रांसफर और दूसरा वाला अपचायिक ट्रांसफर है। पहला होता है उच्चायिक ट्रांसफर, दूसरा होता है अपचायिक ट्रांसफर। इसमें जो है कि देखिए, उच्चायिक का इंग्लिश होता है सेट ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें क्या हुआ कि वह निम्न वोल्टेज की धारा जो उच्च वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, इसकी प्राथमिक कुंडली में तार के अधिक फेरे हैं और द्वितीय कुंडली में तार के कम फेरे होते हैं। इसको हम इस तैयार करेंगे कि ऐसी धाराएं जो निम्न वोल्टेज की धारा को उच्च वोल्टेज की धारा में प्रभावित करती है परंतु इसके प्राथमिक कुंडली में अधिक फेर तथा द्वितीय कुंडली में कम फेर होते हैं, इसे हम बोलते हैं उच्चायिक ट्रांसफर, जो कि आपकी ईपी बोर्ड में अत्यधिक से अधिक और सहायक है। ये पक्का है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको ईपी बोर्ड में पूछे जाएंगे। और जो इसका सेकेंड है अपचायिक ट्रांसफर,
फार्मर, तो सेम इसी का उल्टा होगा कि वह यहाँ पे जो निम्न है वो उच्च जाएगा, वह उच्च वोल्टेज की धारा जो निम्न वोल्टेज की प्रतिवर्ती धारा में परिवर्तित करती है, इसकी प्राथमिक कुंडली में कम परंतु द्वितीय कुंडली में अधिक फेरे होते हैं, इसे हम अपचायक ट्रांसफार्मर बोलते हैं। चलिए एक बार उसको भी हम लिख दे रहे हैं, लिख के आपको बता दे रहे हैं क्या होता है। यहाँ पर दे दे उच्चायक ट्रांसफार्मर यही है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको 100% मान लीजिए कि इस ट्रांसफार्मर या वाटाइन धारा इसमें से एक क्वेश्चन आपको श्योरली आएगा। तो चलिए उसको भी हम लिख दे रहे हैं क्या होता है। देखिए तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दूसरा जो आपको दे रहा है अपचायक ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका इंग्लिश होता है। ये दे दिया कि यह उच्च वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा, यह उच्च वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। इसकी प्राथमिक कुंडली में अधिक फेरे तथा द्वितीय कुंडली में कम फेरे होते हैं। ये जो कि आपका देखिए, इसको आपको किस तरह पूछ सकता है। इसको तो पहला आपको पूछ सकता है कि अपचायक ट्रांसफार्मर क्या है, टिप्पणी कीजिए, या फिर इसको पूछ सकता है कि उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या है, इसका उस संक्षेप में उत्तर दीजिए। या फिर पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, उनके आप दोनों विषयों के बारे में लिखिए। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं तथा उनकी परिभाषाएं लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं तथा उनकी परिभाषाएं लिखिए। या फिर अपचायक ट्रांसफार्मर क्या होता है, उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऊंचाई का उल्टा अपचाई होगा और अपचाई का उल्टा ऊंचाई। जैसे दिया कि ये उच्च वोल्टेज की यहाँ उच्च है तो ऊंचाई में आपका निम्न हो जाएगा, जहाँ यहाँ पर निम्न है तो यहाँ पर आपका उच्च हो जाएगा। और यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर कम हो जाएगा, यहाँ पर कम है तो अधिक हो जाएगा। मतलब प्रथम कुंडली में अगर अधिक है तो वहाँ प्रथम कुंडली में कम हो जाएगा, और द्वितीय कुंडली में कम है तो द्वितीय कुंडली में यहाँ पर अधिक हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके जो लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ये तो आपका कन्फर्म है कि आपके कीबोर्ड में आ सकता है, क्योंकि इसमें देखिए क्या दिया है। इसमें दिया कि ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, ये आपके 5 या 6 नंबर से कम करने आएगा कि ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि क्या है, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। चलिए इसको हम लिख कर आपको बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा इस तरह हमारे वीडियो में, ताकि आप लोग को जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें दे दिया कि ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको हम किस तरह पढ़ेंगे। देखिए आप लोग को सुनते सुनते जो कि आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, शायद ऊपर वाला 2-3 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। देखिए जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जैसे कि हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसको आप इस तरह लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें कुछ नियम से कि फैराडे के नियम से हम आप लोग को कुछ ऐसे आप लोग को बताने वाले हैं, इसको हम सिद्ध करेंगे। देखिए छोटा सा फार्मूला, इसको हम किस प्रकार सिद्ध करते हैं। देखिए इसको हम सिद्ध करने की दे देखिए फैराडे के नियम से। देखिए जैसे हमारे कोई 2 कुंडली है, ठीक है। अब 2 कुंडली है, उसमें हम एन और एस यानी नॉर्थ और साउथ की फेर की संख्या को किस प्रकार दर्शाते हैं, चलो देखते हैं। देखिए कि फैराडे के नियम से इसमें आ जाएगा आपका कि माना प्राथमिक कुंडली में, माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या आपका NP है। अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन दिखा रहा है आप लोग कि फैराडे का नियम, मतलब इसको आपको इस तरह पूछेगा कि फैराडे का नियम क्या होता था। आप इसको लिखेंगे कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP और द्वितीय कुंडली में तार की फेरों की संख्या NS होता है, जिससे हम फैराडे का नियम करते हैं। अब इसको हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। ये आपका ईवी बोर्ड में कंफर्म किया सकता है क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है कि फैराडे के नियम से, तो इसको हम लिखेंगे कि प्राथमिक कुंडली, माना छोड़ दीजिए, इसको लिखेंगे कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP और द्वितीय कुंडली में तार की फेरों की संख्या NS होता है, जिससे हम फैराडे का नियम करते हैं। अब इसको हम किस प्रकार प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पर E1 बराबर NI
डी मतलब n1 है, n1 di/dt समीकरण 1। इसको लिखें कि E1 बराबर n1 di/dt बराबर समीकरण 1। अब देखिए अब E2 बराबर, इसमें ये आपके पॉली कुंडली हो गया, आपका दूसरा कुंडली हो गया। तो पॉली कुंडली बराबर मतलब पॉली कुंडली को E1 से दूसरी कुंडली को हम E2 से प्रदर्शित करेंगे। तो पॉली कुंडली बराबर n1 अपान मतलब तार की फिर वो संख्या है, नंबर ऑफ संख्या। तो n1 di/dt समीकरण 1। जो द्वितीय कुंडली है तो ये E2 बराबर n2 di/dt समीकरण 2। E2 बराबर n2 di/dt समीकरण 2। और इनकी समीकरण 2 भागे समीकरण 1, समीकरण 1 भागे समीकरण 2। अब इसमें इसका जब भाग देंगे तो d1 से d1 अपान di/dt से dt ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा E1 अपान E2 बराबर n1 अपान n2। देखिए आप, देखिए जैसे देख रहे हैं आप लोग, दे दीजिए कि E1 अपान E2 बराबर n1 अपान n2। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, इस प्रकार E1 अपान क्या गया, E1 अपान E2 बराबर R1 अपान R2, E1 अपान E2 बराबर R1 अपान R2। अब इसको हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका बचेगा कि E1 अपान E2 बराबर n1 अपान n2 प्लस R1 अपान R2। इसको हम इस प्रकार घेर देते हैं। देखिए आप, हो गया कि E1 अपान E2 बराबर n1 अपान n2 बराबर R1 अपान R2। यही आपके जो कि 5-6 क्वेश्चन थे, जैसे कि आप देख ले रहे हैं। एक बार इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे आप लोग को ताकि लिखने में आसानी रहेगा। देख लीजिए ये इतना ऐसा हमारा क्वेश्चन है। अब हमको ये जो कि आप लोग ये वाली वीडियो दोस्तों चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो आपको डेली मिलेंगे। आपको डेली जो कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, इन तीनों का, इंग्लिश का भी मिल सकता है और हिंदी का भी। इन लोग को डेली आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा कि आप लोग की ईपी बोर्ड में अत्यधिक पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।